कैसे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम जो हुए हैं 2023 में, उसके मैथ्स का सेट फर्स्ट का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है। अब हम आज सेक्शन सी की बात करेंगे, जो कि हमारा 3 मार्क्स का है। तो सेक्शन सी स्टार्ट होता है 26 नंबर क्वेश्चन से, जो कि 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है हमारा। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है और आपको कोई वहाँ पे डाउट है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाके मेरी ऑब्जेक्टिव या सेक्शन बी को जाके चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, पहले आप वो देख लीजिए। कह रहा है क्या कि फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ए 6,3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एंड बी -2 एंड -5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। पूछा जा रहा है कि एक लाइन, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत सिंपल। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दो पॉइंट हैं ए और बी, दोनों की कोऑर्डिनेट दी गई है। क्या क्या है कोऑर्डिनेट, आप खुद भी देख लीजिए। ए की दी गई है 6,3, तो हम लिख देंगे 6,3, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। और बी की दी गई है -2 -5। ठीक है, चलिए अब ये सारी क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने अपने वीडियो में बताई थी, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ज़रूर इसको कर पाए होंगे। चलिए, तो यहाँ मैं बात करूँगा कि यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट तो दी गई, कह रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये जो है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस डिवाइड करिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर ये तो वाई टाइप की होगी, नहीं, यहाँ आप ये मत सोचिए, आपको फिर डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी। अब बस समझ लिए कि एक्स एक्सिस इसको क्या कर रही है, इस लाइन को डिवाइड कर रही है। अगर एक्स एक्सिस किसी भी लाइन को डिवाइड करे तो क्या होगा स्टूडेंट कि x कोऑर्डिनेट तो होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0 होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब x एक्सिस डिवाइड करे तो x की कोऑर्डिनेट होगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगी। अगर y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस डिवाइड करे तो x 0 होगी और y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि दो पॉइंट a और b हैं जिनको x एक्सिस डिवाइड करता है, तो x एक्सिस जब डिवाइड करेगा तो जिस पॉइंट पे करेगा उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो उस पॉइंट पे x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता होगा स्टूडेंट, इसको p पॉइंट मान लीजिए, ये रेशियो होगी k:1। देखिए m:n वाली रेशियो आप नहीं मानिएगा, क्योंकि वहाँ दो वेरिएबल हो जाते हैं, आपको इसको k:1 मानना है। ठीक है, आप यहाँ लिख लेंगे कि लेट x एक्सिस डिवाइड्स the line AB at point P in ratio k:1। ठीक है, यहाँ तक आप मान लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखो हमें सीधे आंसर तक पहुँचना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम x की वैल्यू निकालें, हमें नहीं निकालना x की वैल्यू, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करने हैं ना, तो हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे जो 0 के बराबर हो। आपको पता है यहाँ y 0 है, तो y का क्या होता है, अब बताइए, सेक्शन फार्मूला सबको याद है। सेक्शन फार्मूला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर y बराबर मैं निकालूँ तो y की वैल्यू होती है, क्या होती है, तो m यहाँ पे देख लीजिए, m:n की जगह k है। ठीक है ना, मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको ध्यान आ जाएगा। my2 + ny1 बाई m+n, फार्मूला यही होती है। यहाँ m की जगह k है और n की जगह 1 है। आपको पता है कि ये जो फर्स्ट रेशियो होती है, इससे हम इधर वाले को गुणा करते हैं, और ये इस वाले से जो सेकेंड वाली होती है उससे इधर वाले को गुणा करते हैं। तो चलिए, y की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट, 0। देखिए ये y कोऑर्डिनेट ये 0 है, m की जगह क्या रखा है हमने, k, y2 क्या है हमारी -5, तो k-5 प्लस, अब देखिए आप ny1, n की जगह है 1 और y1 क्या है हमारी 3, 1 इंटू क्या लिखेंगे 3 बाई m+n होती है, यहाँ पे क्या है रेशियो,
k/1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k+1। अब आपको पता है स्टूडेंट, जीरो लेने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली होती तो यहाँ पे k x के साथ गुणा होता, फिर लंबी प्रोसेस होती। लेकिन आप देखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तुरंत रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा स्टूडेंट कि k+1 तो ऐसे ही जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ तो ज़ीरो ही बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा -5k प्लस क्या 3। अब 3 को उधर भेज देंगे, आप क्या आ जाएगी -3 = -5k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आप बताइए यहाँ पे 3/5 = क्या आ जाएगी वैल्यू k। अब क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, k = 3:5। k = 3:5 का क्या मतलब, k के नीचे कुछ नहीं, तो k = 1 = 3:5। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज, यही हो गया आंसर। यहाँ हम लिखेंगे कि हेंस पॉइंट P डिवाइड्स या x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, क्या है रेशियो बता दीजिए आप लोग, वेरी गुड, 3:5। यही हमारा क्या है आंसर है। बात समझ गया स्टूडेंट? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन थी, 3 मार्क्स की थी, जिसको बनाते अगर आप तो आपको 2 मिनट से भी कम समय लगता। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 की शुरुआत करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है स्टूडेंट, कह रहा है क्या कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26, 65 एंड 117। देखिए आप देख पा रहे हैं, चलिए स्टूडेंट अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके HCF और LCM निकालें। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है स्टूडेंट, पहला नंबर है 26, प्राइम फैक्टराइजेशन की हमें यूज़ करनी है। हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, सो हमें प्राइम फैक्टर की यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए 26 को हम पहले 2 से देंगे, प्राइम नंबर से। आपको पता है 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है। ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स। अब इसके बाद ये नहीं जा सकता है। नेक्स्ट का आप देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 65। देखिए अंत में 5 है तो 5 से लगाइए, 5 से कितने टाइम्स जाएगा, 1 और 3, 13, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 117। आपको पता है कि 117 किसके टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 7, एक 8, एक 9। आपको पता है कि अगर सारे के सारे डिजिट का सम 3 के टेबल से कट जाए तो वो संख्या 3 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे ये टोटल मिला के 9 होती है, मतलब 3 से कट जाएगा, और 9 से भी कट सकता है। तो पहले हम 3 से काटेंगे, बिकॉज 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 3 से 3 टाइम्स में 9, और 9 टाइम्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 27। फिर 3 से आप लगाएंगे तो 13 टाइम्स, इससे ज़्यादा भी ये नहीं कटेगा। बताइए कितना सिंपल दिया था, एकदम छोटा छोटा। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 26 को आप लिख सकते हैं 2 × 13। 65 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 13। और 117 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 13। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट? आप सबको पावर के फॉर्म में चाहे तो लिख लें। यहाँ पे 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, 13। बाद बाकी जगह तो हमारे पास सिंगल टर्म है। अब हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 26, 65 एंड 117 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा HCF, बताइए। HCF देखिए कि इन सभी टर्म में कॉमन टर्म क्या है, क्योंकि HCF में हम जो सभी जो नंबर है उनमें जो कॉमन होगा उसी को लेंगे, ठीक है ना। और अगर सब में कॉमन है तो उसका लोएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 सब में कॉमन नहीं है, 5 सब में कॉमन नहीं है, 3 सब में कॉमन नहीं, क्या है कॉमन, केवल 13। सो HCF क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 13, ठीक है, बस सिंपल था। और LCM की अगर मैं बात करूँ, LCM ऑफ 26, 65
एंड 117। तो एलसीएम क्या आ जाएगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट। तो आप देखिए कि जो सब में मिले उसको भी लेते हैं और जो ना मिले उसको भी लेते हैं। तो देखिए 2 किसी में नहीं मिल रहा है, बस एक जगह, तो 2 लिया। फिर आप देखिए 5 लेंगे। अब 3 यहाँ पे कितने टाइम से, तो 3 2 बार है, यानी कि 3 की स्क्वायर है, तो आप 3 की स्क्वायर लेंगे। अब देखिए 13 सब में कॉमन है, तो 13 एक ही बार आप लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 ज़ा 10, 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्या 13। अब आप इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 13 9 या क्या होता है स्टूडेंट 117, और 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1170। तो यही हमारा क्या है एलसीएम है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और ये क्या हो गई हमारी एचसीएफ। अब बात समझ गए। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। 27 में एक और क्वेश्चन और में आपको दिया गया, अगर जिससे ये क्वेश्चन ना बने, वैसे ऐसे तो कोई स्टूडेंट नहीं होने चाहिए जिनसे ये क्वेश्चन ना बना हो, बट अगर जिनसे ना बना हो तो उसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 को क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें रूट 2 रूट 5 रूट 7 सबको प्रूफ करने का एक ही तरीका बताया था। चलिए मैं आज फिर से उसको एक बार कर देता हूँ। तो देखिए मुझे प्रूफ क्या करना, प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट आप जानते हैं रैशनल और इरेशनल। देखिए इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जिनका कोई अंत बिंदु नहीं है और ना ही ये रिपीट करते हैं, इसलिए इनको हम इरेशनल बोलेंगे। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ कि कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। तो अगर संभव हो हम मान लेंगे कि लेट क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी है 27 का और 27 का और वाला क्वेश्चन है। हम लेट कर लेंगे स्टूडेंट की लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम ऐसा मान लें कि रूट 2 क्या है रैशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज p बाई या a बाई बी, आप मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है a बाई बी है। ठीक है, एंड या ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि a और b हैविंग नो अदर कॉमन फैक्टर। आप इसको को प्राइम भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ऑल्सो a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने मान लिया कि रूट 2 क्या है रैशनल नंबर है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या है a बाई बी के फॉर्म, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और a और b कैसा है स्टूडेंट, तो इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके सिवा 1 के सिवा। ये इसी को आप बोल सकते हैं कि ये को प्राइम है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे नाउ। तो हमने माना है कि रूट 2 की जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, वो a बाई बी है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2 से स्टूडेंट रूट 2 पे स्क्वायर a बाई बी पे स्क्वायर। आप जानते हैं यहाँ से क्या आ जाएगी, रूट पे जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, तो 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ से आप जानते हैं 2b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगी a स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें लिखनी होती है। हम लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्यों 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर। देखिए
टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर के ही बराबर है। तो अगर 2 से यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो इस चीज़ को तो 2 काट ही सकता है, और चूंकि ये टोटल ए स्क्वायर के बराबर है इसलिए 2 किसको काट सकता है, ए स्क्वायर को काट सकता है। और अगर 2 ए स्क्वायर को काट सकता है तो 2 ए को भी काट सकता है। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 ए को काट सकता है, क्यों? क्योंकि 2 ए स्क्वायर को काट सकता है। अब सोचिए स्टूडेंट कि 2 अगर ए को काटे तो कैसे काटेगा, तो आप 2 से क्या करेंगे, अगर ए को डिवाइड देंगे तो मान लीजिए किसी टाइम सी टाइम्स इसने ए को कट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर हम बनाएं इसका तो आपको पता है कि रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा डिवाइज़र है और कोशेंट है इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिविडेंड के बराबर होता है। तो a इक्वल्स टू 2c आ जाएगा। यहाँ पे वही हम करने वाले हैं कि लेट, हम क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। हमने मान लिया कि a जो है वो 2c के बराबर है। अब हम ये जो a की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रखनी है स्टूडेंट, 2c, ठीक है। तो ए की स्क्वायर थी तो इसलिए 2c के स्क्वायर यहाँ से आ जाएगी, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 4c स्क्वायर। 2 से आप जान रहे हैं 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगी, यहाँ से 2 से आप चाहिए तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाए तो 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको फिर से वही लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्यों 2b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर। देखिए 2c स्क्वायर को 2 डिवाइड कर ही सकता है क्योंकि 2 से मल्टीपल है, तो 2 तो इसको कर ही देगा डिवाइड। और चूंकि ये b स्क्वायर के बराबर है, अगर ये 2 से कट रहा है तो ये इसके बराबर है, इसलिए 2b स्क्वायर को क्या कर सकता है, काट सकता है। और अगर 2b स्क्वायर को काट सकता है तो 2 डिवाइड्स b। क्यों? क्योंकि 2b स्क्वायर को काट सकता है, इसलिए 2b को भी क्या कर सकता है, काट सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या वादा किया था, हमने क्या माना था कि a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। लेकिन हमारे प्रूविंग में हमने क्या देखा कि 2 भी a को डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1 के अलावा इनके पास एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो कि 2 है। और ऐसा तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने ये कह रखा था कि ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या हो गई, बात गलत हो गई, हम झूठे सिद्ध हो गए। तो यानी हमने जो माना था वो चीज़ गलत थी। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि 10 2 is the common factor of 2 is the common factor of both a and b। हम क्या कहेंगे कि 2 जो है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बट दिस contradicts the fact that a and b have no common factor, have no common factor other than 1। ये इस बात को गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी गलत सिद्ध कर रहा है कि ए और बी के पास एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं थे। ऐसा हमने माना था, लेकिन 2 भी एक फैक्टर हो गया। ये क्यों हुआ, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर फॉल्स अजम्पशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द कंट्राडिक्शन arises by assuming that √2 is, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने √2 को क्या माना, रैशनल माना, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे अंत में, यही चीज़ कि हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, आप एन लगा दीजिए, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर।
यही प्रूफ करना था। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी होती है, चाहे ये √2 की बात हो, √3 की बात हो, √5, √7, √11, सब में यही स्टेटमेंट काम कर जाएगा स्टूडेंट। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा। आप पहले इसको डायग्राम बनाइए। बहुत सारे बच्चे डायग्राम नहीं बनाते हैं। वेरी बैड स्टूडेंट, वेरी बैड। यू मस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये बायोलॉजी है क्या, बट मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। विदाउट डायग्राम हाउ कैन यू सॉल्व। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, आप टीचर को भी कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायग्राम आनी चाहिए बनाने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नेमिंग कर देते हैं। तो ए है, A, B, C, D, E, F, ठीक है स्टूडेंट। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। हमने डायग्राम बना लिया। क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर इज़ द पॉइंट ऑन द साइड CB। देखिए C और B पे एक पॉइंट है। देखिए ये CB एक साइड है जिस पे एक पॉइंट क्या है, E है, ठीक है। साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रोड्यूस्ड, देखिए यहाँ पे CB क्यों लिखा है स्टूडेंट, BC भी तो लिख सकता था, लेकिन चूंकि साइड किसके तरफ प्रोड्यूस हुई है, बढ़ी है B के तरफ, इसलिए CB लिखना पड़ा। CB इज़ प्रोड्यूस्ड टू E। यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि इसको बढ़ा के कहाँ तक, E तक लाते हैं। और ये कौन सी ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एक आइसोसेलेस, ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे दिया भी गया है कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, AB और AC, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है सो किस पे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, BC पे। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। और EF जो है सो किस पे परपेंडिकुलर है, AC पर परपेंडिकुलर। कह रहा है देन प्रूव दैट ABD ये ट्रायंगल ABD और किसको, ECF ये दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कीजिए। यानी कि ABD कहाँ है स्टूडेंट, फिगर में आप चेक कीजिए। तो ये रहा हमारा ABD। देखिए मैं एक दूसरी, ये रहा हमारा ABD और ये रहा हमारा ECF, ठीक है। ये हमें दिया गया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या दिया गया है। गिवन ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल्स टू, कौन कौन सी साइड बराबर है स्टूडेंट, AB और AC। AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। देखिए ये बात दी गई है कि जिसमें क्या क्या बराबर है, AB और AC आपस में बराबर है, ठीक है। ऑल्सो CB is produced to E। और CB को किधर प्रोड्यूस कर दिया गया है, E तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। एंड AD इज, और क्या है, AD किस पे परपेंडिकुलर है बताइए, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। EF इज परपेंडिकुलर टू AC। चलिए ये सारी बातें हम यहाँ देखिए, कोई बहुत ग्रामर की ज़रूरत नहीं है कि कई बार सर आपने कई बार एंड लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो जो चीज़ दिख रहा है फिगर में आप उसको आसानी से लिख दीजिए, बिना इस सोच के कि इसके बाद ये लाइन लिखना चाहिए, उसके बाद वो लाइन लिखनी चाहिए। यहाँ पे जो फिगर में आपको दिखता है आप उसको अपने हिसाब से अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। यही हमें क्या करना है, देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ECF।
अब चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे प्रूफ में आएंगे। अगर प्रूफ की मैं बात करूँ तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट, ये दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, और आपको पता है कि अगर दो साइड बराबर हो आइसोसेलेस के तो उनके दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी, आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए, सी भी लिख सकते हैं या ए बी डी भी लिख सकते हैं। ए बी डी इक्वल्स टू एंगल, आप यहाँ लिख सकते हैं ये एंगल, इस एंगल का नेमिंग तो ई सी एफ। अब देख कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसका नेम ए बी डी की जगह ए बी सी लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते थे स्टूडेंट, लेकिन हमें प्रूफ करना है ए बी डी ट्रायंगल, तो ए बी डी ट्रायंगल में हम इस एंगल का नेम क्या लिखेंगे, ए बी डी ही लिखेंगे। अब बात आ गई कि एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, तो एंगल सी को स्टूडेंट लिख सकते हैं हम ए सी बी भी लिख सकते हैं, या बी सी ए भी लिख सकते हैं, या डी सी ए भी लिख सकते हैं, या ए सी डी, यानी सी बीच में आना चाहिए। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, आप ये देखिए कि मुझे ट्रायंगल में चाहिए ई सी एफ वाले ट्रायंगल में इस एंगल की काम आएगी, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से इसका नेमिंग देंगे ई सी एफ। अब यहाँ हमें लिखना होगा क्यों कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड के एंगल, अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट के एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इनको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर क्या कर लो, फर्स्ट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्रूविंग पे, ये हमारे बहुत काम का है। नाउ इन ट्रायंगल, अब आप ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। आपको पता है सिमिलैरिटी के रूल्स, तो एंगल एंगल होते हैं, एंगल 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 होते हैं, या फिर साइड 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 का प्रोपोर्शन होता है जिसमें आप कहते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा काम करेगा, तो यहाँ आप देखिए कि इन ट्रायंगल, इन दोनों में सबसे पहले तो हमारा यही दोनों टर्म काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा काम, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ, और यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इस पूरे ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एंगल खोजनी है, तो आप देखिए स्टूडेंट ए बी डी में ये ए डी परपेंडिकुलर है, तो ए डी परपेंडिकुलर है तो एंगल डी कितना हो जाएगा, यानी कि एंगल ए डी बी 90 डिग्री के बराबर, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर ए सी है तो क्या हो जाएगा ई एफ सी, एंगल ई एफ सी ये दोनों ही किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब दो एंगल अगर बराबर हो गए तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई ए सिमिलैरिटी। कितना आसान था स्टूडेंट, देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। चलिए अब आप समझ गए होंगे, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 29 क्या है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड टू नंबर्स। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, हमें दो नंबर्स पता है क्या, आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक से बनाते हैं। चलिए, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 15, तो आप मुझे बताइए अगर दो नंबर की का सम 15 है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन बनाने का ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट, पहला वाला क्वेश्चन ही आपके लिए ज़्यादा सही है। चलिए, तो द सम ऑफ टू नंबर्स हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x। तो बताइए तो सेकेंड नंबर क्या होगी, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, तो दो संख्याओं का सम दिया गया है 15 की सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आगे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, आप रेसिप्रोकल समझते हैं स्टूडेंट, अगर कहीं लिखा हुआ है a तो a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। ठीक, यहाँ पे भी वही बात है, कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो हम अगर x की रेसिप्रोकल करें तो 1/x पहला नंबर, दूसरा नंबर है 15 माइनस एक्स, इसकी रेसिप्रोकल करें तो क्या आ जाएगा 1/15 माइनस एक्स। कह रहा है कि अगर रेसिप्रोकल का हम सम करें तो कितना आता है सम, 3/10 आता है, तो 3/10 हो गई। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिए 15 माइनस एक्स। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि एलसीएम आपने लिया x इतना, अब x से आप इसकी टेबल पढ़ेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स से इसको आप करेंगे तो ये कैंसिल आउट बच जाएगी क्या, x। देखिए ये x से ये x कैंसिल आउट हो गई, तो ऊपर में हमारे पास बच गया 15, नीचे में आप चाहें तो गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा क्या हमारे पास 15x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10। देखिए स्टूडेंट आप इस 3 से इसको काट सकते हैं 5 टाइम्स में। देखिए ऊपर कोई भी चीज़ अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना हो तो हम ऊपर से ऊपर वाले को काट सकते हैं इक्वल टू के इधर उधर। तो अब ऊपर में हमारे पास जो भी बच गया हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से 10 से 5 क्या आ जाएगी 50, और ये वाला टर्म इधर गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट आप मुझे बताइए, क्योंकि इधर 1 है तो 15x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, उधर वाले इन सभी टर्म को इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, 15x प्लस में तो यहाँ से माइनस 15x, और यहाँ तो ऑलरेडी 50 है इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है और इसे हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आपको तरीका पता होगा स्टूडेंट कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, डैट मीन्स 1 से 50 को करेंगे 50 आएगी, जो 50 आएगी इस 50 का हमें क्या करना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जो नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से 50 25 टाइम्स और 5 से ये 5 टाइम्स। अब हमें इसकी मदद से कितना लेके आना है स्टूडेंट 15, तो हमें क्या ऐसा पेयर बनाना चाहिए कि 15 आए। आप मुझे बताइए 5 2 ज़ा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगी। हमें यहाँ से दो ऐसे टर्म बनाने होते हैं जिसे जोड़ के या घटा के हमें क्या लेके आना होता है, बीच वाला टर्म लेके आना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या बना दिए, एक 10 और एक 5 का, तो यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ x माइनस 10, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो x माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 10 स्टूडेंट, x माइनस 10। ये आप समझ पा रहे हैं या मुझे ये लाइन को फिर से लिखनी होगी। देखिए इन दोनों में कॉमन x है तो x माइनस 10 यहाँ बचेगा, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ ही बच जाएगा x माइनस क्या 10 बराबर 0। देखिए माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या होता है स्टूडेंट कि जो पॉजिटिव होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं और जो निगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ के बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ देखिए हमारा ब्रैकेट वाला टर्म अगर सेम हो जाए, अगर ये सेम हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही जा रहा है। अब पहले आप इसको कॉमन लें तो x माइनस 10 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या 0। अब यहाँ से आप जानते हैं स्टूडेंट कि अगर ये दोनों चीज़ प्रोडक्ट में तो या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 10, 5। ठीक है, x की दो वैल्यू आई है। अब हमें दो नंबर पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पे आप x की कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि आप दोनों वैल्यू लेंगे बात वही आएगी। तो आप चाहें तो x की एक वैल्यू ले सकते हैं, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। अब दो वैल्यू लिए हैं तो व्हेन x इक्वल्स टू 10, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देन फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या 10, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो सेकेंड नंबर है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 5। और अगर दूसरा आप करें व्हेन x इक्वल्स टू 5,
तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 5 और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगी, तो आपको पता है सेकेंड नंबर क्या हमने माना है 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा 10, यानी एक नंबर 5 और एक नंबर 10 होगी, चाहे यहाँ पे आप देखिए एक नंबर 10 एक नंबर 5, तो हेंस द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ इसको बढ़ा सकते हैं, हम मान लीजिए हम इसको 5 लेते हैं, फर्स्ट नंबर 5 एंड द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 10, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था स्टूडेंट, अब बात समझ गए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 का बी भी आप देख लीजिए, बी भी कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। हमें क्या कर रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, पहले इस इक्वेशन का मुझे रूट निकालना होगा, तो चलिए पहले रूट निकालते हैं, उसके बाद क्या करना है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर है 29 का और, यानी बी वाला जो कि और में आया है। क्या है दिया गया है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया गया है स्टूडेंट। पहले यहाँ से आप रूट्स निकालिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का हम यूज़ करेंगे 10 की मदद से। तो 10 का पहले क्या करेंगे आप स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर निकालो, तो 10 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5 से 2 टाइम्स 5 2, मुझे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लाना, तो ऐड 5 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 7, अब -7 लाना है स्टूडेंट, तो -5 में -2 ऐड करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगी x माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से फिर से x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ आप देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो -2x प्लस में बच जाएगा, और यहाँ पे से 2 कॉमन हो चुकी है इसलिए प्लस x, और यहाँ 10 प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा और यहाँ 5 बचेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इन दोनों में कॉमन टर्म हमारा x माइनस 5 मिल गया, डैट मीन्स कि ये करेक्ट है। तो x माइनस 5, अब क्या बच जाएगा यहाँ x, यहाँ बच जाएगी 2 बराबर 0। अब आप जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं कि या तो x माइनस 5 बराबर 0, और हम लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 5,2। इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 5, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे बताइए अल्फ़ा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 की स्क्वायर बराबर 25, और बीटा स्क्वायर की बात करूँ तो 2 का स्क्वायर बराबर क्या 4, यानी अब एक रूट हो जाएगी 25 और एक रूट हो जाएगी 4। अब इसकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए अब इस अल्फ़ा स्क्वायर को आप नए के लिए आप अल्फ़ा ही मानेंगे, और इस बीटा स्क्वायर को नए के लिए बीटा ही मानेंगे नई इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखनी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट यहाँ पे तो आप ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन इस जगह पे क्या रखनी होगी, अल्फ़ा की जगह क्या रखनी है हमें क्या होती है, आप देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए इसको कि जब हमें रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू चाहे तो 0। तो यहाँ पे भी अल्फ़ा देखिए यहाँ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये देखिए अल्फ़ा जो है वही अल्फ़ा स्क्वायर हो जाता है किसी और में, तो यहाँ लेकिन ये अल्फ़ा का ही काम करे, तो 25 प्लस क्या लिखेंगे आप 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 4, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आप करेंगे 0। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29x प्लस 25 इंटू 4 क्या 100 बराबर 0। तो यही चीज़ हमें लाना था। हमसे क्या पूछ रहा था स्टूडेंट, हमसे पूछ रहा था कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हमें वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था कि जिसका रूट जो होगा वो अल्फा स्क्वायर के बराबर हो और बीटा स्क्वायर के बराबर हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। तो जिन्होंने इसको भी बनाया सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 30, जो कि ट्रिगोनोमेट्री से, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि एनसीईआरटी बस पढ़िए आपका सारा काम हो जाएगा, बट आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है हूबहू। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 आप पहले इसको देख लीजिए। प्रूव डैट कर रहा है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, और यहाँ क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट है
साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। क्या है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। यही हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए। आपको पता है कि इसमें हम क्या लेंगे, LHS लेंगे पहले। तो LHS क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस ऑफ सेक ए बाई सेक ए। आप सेक को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। यहाँ से इसको आप और सॉल्व कीजिए, तो LCM लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बाई यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई कॉस ए। देखिए ये कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस 1। देखिए इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम RHS को लेंगे। क्या है यहाँ से, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस ऑफ कॉस ए, ये रहा हमारा RHS। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी अगर आपको पता हो क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इसलिए हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे बाई में है 1 माइनस ऑफ कॉस ए। अब आपको एक फॉर्मूला याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस ए बाई क्या है स्टूडेंट, 1 माइनस ऑफ कॉस ए आप लिख सकते हैं। 1 माइनस ऑफ कॉस ए से 1 माइनस ऑफ कॉस ए कट गया तो क्या बच जाएगा, कॉस ए प्लस 1। अब आप क्या देख रहे हैं, आपकी LHS और RHS मिल रही है। देखिए एक तरीका होता है स्टूडेंट कि अगर आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो आप पहले LHS से एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाइए जहां से आप RHS से भी पहुंच जाते हैं, तब भी आप जो है सो इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, कितना सिंपल था, देखिए कितना सिंपल था। अगर आपने मेरी बात मानी होती और NCERT को मन लगा के पढ़ा होता तो आज आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप तो RS अग्रवाल, RD शर्मा, किस किस बुक के पीछे भागते रह गए। जिन्होंने NCERT पे केवल फोकस किया आज वो 70+ मार्क्स कॉन्फिडेंट के साथ ला सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स सेक्शन सी का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या है एक बार आप समझ लीजिए। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एक आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको सेक्टर की एरिया निकालनी है फाउंड बाई द आर्क जो इस आर्क से बनी हुई है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। चलिए हम पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए सबसे पहले तो आप सर्कल बना लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि सर्कल की रेडियस दी गई है, तो आप लिख लीजिए गिवन में R इक्वल्स टू 20, कितना है स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर। कर रहे हैं कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल, थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी है 60 डिग्री। एक आर्क है तो मान लीजिए कि आर्क ए बी है, और ए बी जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है स्टूडेंट, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री। बात समझ गया। चलिए 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अब आगे बात करते हैं। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ लिखिए नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट बताइए, थीटा बाई 360 इंटू क्या होती है पाई आर स्क्वायर। सबको पता है थीटा की जगह 60, इसकी जगह 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस की जगह 21 इंटू 21, क्योंकि रेडियस कितना दिया गया है स्टूडेंट 21 दी गई है। 60 से 360 6 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 7 से कितने टाइम्स में स्टूडेंट 21 3 टाइम्स में, और 3 से 6 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, 2 से 22 कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में। अब 11 और 21 को आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 13 यानी कि 231, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर तो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बार चेक कर लीजिए 21 इंटू 11 1 2 1 2
1213 नहीं 231, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, लेंथ ऑफ आर्क की। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला आपको पता होगा स्टूडेंट, ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो यहाँ से आप बताइए, थीटा की जगह 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की जगह 21 सेंटीमीटर। 60 से 6 टाइम्स में। अब मुझे बताइए 3, ये 7 से कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में 21, और 3 से कितने टाइम्स में, 6, 2 टाइम्स में, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच जाएगा हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ आर्क हो गई 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।